हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू दुर्घटना नीट। आज मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 3 करवा रही हूँ। तो अब बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम की। पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो पहले याद करते हैं टाइडल वॉल्यूम को। तो याद रखिएगा ऐसे कि टीवी देखते देखते आधा लीटर हवा अंदर ले लिया और बाहर निकाल दिया, तो इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जो इंस्पायर कर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व, जिसे इंस्पायर करके रिजर्व कर लिया, तो ये सबसे ज़्यादा होता है 2500 से 3000। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसमें से एक्सपायर कर गया एक्सपायर कर गया 1000 से 1100 ml, और जो रह गया रेजिडुअल वॉल्यूम रह गया 1100 से 1200 ml। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अब पर मिनट कैसे निकालते हैं इसकी बात करते हैं। तो टीवी और रिस्पायरेटरी रेट को इनटू करके पता किया जा सकता है। तो हमारा टीवी होता है 500 ml और रिस्पायरेटरी रेट हमें पता ही है कि 12 से 16 होता है। तो अब जब इसको इनटू करते हैं तो 6000 से 8000 ml आता है। तो पर मिनट एक ह्यूमन 6000 से 8000 ml एयर को एक्सेल और इनहेल करता है। अब पल्मोनरी कैपेसिटी की बात करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आना ही होता है। तो पहला याद रखिएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे आईसी कहते हैं, वो टीवी प्लस आईआरवी होता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो कि टीवी प्लस ईआरवी होता है। और उसके बाद बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की, जो कि टीवी प्लस ईआरवी को मिला के, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी को मिला के बनता है। और टीवी और ईआरवी को मिला के एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी कहते हैं। तो इसलिए इसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस आईआरवी या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी कहते हैं और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी कहते हैं। तो इसलिए आईसी प्लस ईआरवी। फिर बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की, जिसमें टीवी इसमें ना आरवी जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो कि हमारे बॉडी में कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो फिर भी नहीं निकलता है। तो इसमें टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें ये भी ऐड हो जाता है, आरवी ऐड हो जाता है, जिसको कि तब इसको टोटल लंग की जब कैपेसिटी निकालते हैं तो टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस आरवी को भी काउंट करते हैं। और टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी को मिला के ये वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी भी इसे लिख सकता है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। तो ये होता है ईआरवी प्लस आरवी। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्व्यूलाई एंड टिश्यू, तो ये होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब बात करते हैं 3 फैक्टर अफेक्ट, जो अफेक्ट होता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो पहले होता है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, जो कि CO2 20 से 25 टाइम मोर देन सोल्यूबल होता है। O2 से CO2 ज़्यादा सोल्यूबल होता है 20 से 25 टाइम। उसके बाद थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जिसमें 3 लेयर एट एल्व्यूलर सरफेस, जो कि लेस देन 1 mm थिक होता है। इतना ज़्यादा कम होता है तब जाके हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो याद रखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो जो टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg, जिसमें 21% O2 होता है। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालते हैं, तो 21/100 इंटू 760, तो इसको कट कीजिएगा तो 15 ग्राम mm ऑफ Hg आएगा।
जिसमें कि 0.03% CO2 और इसका PCO2 होता है जो वो होता है 0.03/100 इंटू 760, जिसको कट करके आता है 0.3 mm ऑफ Hg। अब बात करते हैं हम कि टिश्यू में एटमॉस्फेरिक एयर का एल्वियोलाई में कितना होता है, O2 ब्लड में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होता है और टिश्यू में कितना होता है O2। तो पहले O2 की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा O2 एटमॉस्फेयर में होता है, उसके बाद से एल्वियोलाई में। तो एटमॉस्फेयर में होता है हमारा 159 और एल्वियोलाई में होता है 14 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 95। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 और फिर टिश्यू में भी 40। तो इसमें दो में 40 याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। तो होता है ये 45 होता है टिश्यू में, 45 होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 40 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 40 होता है एल्वियोलाइट में और 0.3% होता है ये एटमॉस्फेयर में। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करते हैं तो 3% डिजॉल्व होकर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है और 97% एज ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन जो ट्रांसफर होता है वो हीमोग्लोबिन से होता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml O2 ट्रांसफर करता है, जबकि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20 ml O2 होता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20/15 को जब डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा 1.34 ml O2। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml O2 होता है, इसलिए O2 डिलीवर्ड टू टिश्यू 5 ml O2 से 25% को निकालिएगा ना तो वो 25% होता है। अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि आयरन कंटेनिंग होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करते हैं। हमारे बॉडी में 7% प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है, 20 से 25% कार्ब अमीनो के फॉर्म में कार्ब अमीनो से ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको एवरेज 23% मान लेते हैं। 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, इसे भी प्लाज्मा ही कहते हैं, इसलिए प्लाज्मा का जो टोटल ट्रांसपोर्ट होता है वो 77% होता है। इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml CO2 एल्वियोलाई। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो 1 मिनट में 12 से 16 टाइम इंस्पायर और एक्सपायर होता है, इसलिए 5 सेकंड में एक ब्रीथ होता है, जिसमें कि 2 सेकंड में एक इंस्पायरेशन होता है और 3 सेकंड में एक एक्सपायरेशन होता है। अब बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल की, कैसे कैसे हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट होता है न्यूरल कंट्रोल, जो कि रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लैंगेटा में, जो कि कंट्रोल करता है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की। इसके बाद बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कीमो सेंसिटिव रीजन, जो कि सेंसिटिव होता है हाई CO2 और एन हाई H+ आयन। इसको याद रखिएगा, पेपर में बड़ा कंफ्यूजन देता है क्योंकि हमें लगता है कि O2 ज़्यादा होगा और हम गलत करके आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं
न्यूमोटैक्सिक सेंटर की, जो कि पॉन्स में होता है। ये स्विच ऑफ करता है इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेटरी रेट को फास्ट और डीप करता है, जिससे कि एक्सटेंड होता है CO2 पुश आउट होता है, उसको पुश आउट करते हैं। जब इंस्पायरेशन रुकेगा तो जब हम O2 नहीं लेंगे तो CO2 बाहर रिलीज होगा ना, तो इसको ये पुश आउट करता है। उसके बाद बात करते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से तो एक क्वेश्चन पक्का लिख के ले लो। तो पहले बात करते हैं अस्थमा की। इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और वीजिंग साउंड आता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। उसके बाद बात करते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि सिगरेट स्मोकिंग से आता है, और इसमें डिक्रीज होता है रिस्पायरेटरी सरफेस। अब जब ये रिस्पायरेटरी सरफेस है, अब इस पे आके ऐसे थिक 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 लग जाता है, तो ये जब ये कम हो जाता है, ऐसे कम हो जाता है। और उसके बाद ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो कि इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि हमारा ऑक्यूपेशन जैसा होगा वैसा हमारी बॉडी होगी। थैंक यू।